साल 2005 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैचेस खेलने के लिए इंडिया पहुंचती है। पहला मैच इंडियन पंजाब के छोटे शहर मोहाली में हुआ। एज एक्सपेक्टेड एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंची। मैच देखने वाले ये लोग इंडिया के लिए बहुत ख़ास थे क्योंकि इनका ताल्लुक़ इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से था। इंडिया ने पाकिस्तानियों को सरहद पार करने की इजाज़त दे दी थी ताकि वो मैच देख सकें और तकरीबन 3000 पाकिस्तानी वहाँ पहुँचे। 2 दिनों में 38 बसेस का काफ़िला पाकिस्तान से इंडिया में पहुँचा, जिनमें ज़्यादातर पंजाबी बोलने वाले लोग शामिल थे। इन 3000 पाकिस्तानी लोगों में से 2826 का ताल्लुक़ लाहौर से था। ये जैसे ही इंडिया में पहुँचते हैं तो होटल्स में रहने की जगह तंग हो गई, तो इंडियन पंजाबीज़ ने मेहमानों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इसी दौरान दोनों पंजाब के लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला। ऐसा माहौल बन चुका था कि मानो जैसे किसी का कोई बिछड़ा हुआ वापस लौटा हो। दोनों साइड्स के पंजाबियों की ये मोहब्बत देखकर इसके बारे में अब अखबारों में जिक्र होने लगा। एक पाकिस्तानी नौजवान लड़की जो इंडियन ख़ानदान के साथ रही थी, उसने एक रिपोर्टर को बताया कि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और खुश मिजाज हैं, काश मैं यहाँ हमेशा रह सकूँ। इंडियन पंजाबी दुकानदारों ने अपने पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए अपनी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और वहीं कई लोगों ने तो मुफ्त में ही चीज़ें देना शुरू कर दी। इस मोहब्बत को देखते हुए 5 दिन के मैचेस में ये देखा गया कि वहाँ जो ऑडियंस मैच देख रही थी उनके मुंह के एक साइड पर पाकिस्तानी फ्लैग का निशान होता और दूसरी तरफ इंडियन फ्लैग के। हालांकि सिर्फ 3 साल पहले 2001 में पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई के दहाने पर खड़े थे कश्मीर के मामले को लेकर, लेकिन अब लोगों के बीच अमन का एक ख़ास सकाफती रंग दिख रहा था और यही पंजाबियत की रूह की अक्कासी थी जो दोनों पंजाब को बांध कर रखती है। इस सारे सूरत हाल को देखकर उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ने कहा था कि पंजाबियों की ये मोहब्बत दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों तक पहुँचेंगी कि कैसे ये लोग आपस में रहने की ख्वाहिश करते हैं। हालांकि 1947 में इंडिया की तकसीम के वक्त पंजाब, जो कि 30 मिलियन लोगों का एक बहुत बड़ा सूबा था, जिसे मज़हब की बुनियाद पर तकसीम किया गया, ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न हाफ पंजाब को पाकिस्तान में शामिल कर दिया क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जबकि ईस्टर्न हाफ को इंडिया के हवाले कर दिया गया जहाँ सिख्स और हिंदू लोग रहते थे। इंडिया के पंजाबियों ने बहुत हद तक अपनी ज़ुबान को संभाले रखा और वो आज भी अपने घरों और स्कूल्स में पंजाबी बोलते और पढ़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाबी, जिन्हें आज अपनी ही ज़ुबान बोलने में शर्म आती है, जिसके चलते हुए आज हमें पंजाब में ज़्यादातर उर्दू ही सुनने को मिलती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि कैसे पाकिस्तान के पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज की डेथ हो चुकी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये कि हम जान सकें कि आखिर क्यों पाकिस्तान के पंजाबी अपनी ही ज़ुबान को ख़त्म कर रहे हैं। चलिए डिटेल से इसकी हिस्ट्री जानते हैं। 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मशहूर तकरीर की। लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू होगी। इस तकरीर के बाद ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेंशन्स ने जन्म लिया क्योंकि बंगाली लोग अपनी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत करते थे। 21 फ़रवरी 1952 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वफ़ात के सिर्फ 4 साल बाद बंगाली बोलने वाले लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी और ये मुतालबा करने लगे कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज बंगाली होनी चाहिए, जिस पर बंगालियों पर बेरहमी से क्रैकडाउन किया गया। स्टेट ने ढाका यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट्स और टीचर्स को गिरफ़्तार किया और कई तो जान से ही मारे गए, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि 1971 में बांग्लादेश एक नया मुल्क वजूद में आया और फौरी तौर पर उन्होंने बंगाली को अपनी स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू ही रही। हालांकि पाकिस्तान की टोटल आबादी में जिन लोगों की मादरी ज़ुबान उर्दू थी वो सिर्फ 7 से 8% थे और पंजाबी बोलने वाले 48 से 55% तक। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों बंगालियों की तरह पंजाबियों ने भी इतने बड़े लेवल पर आवाज़ न उठाई? क्या पंजाबियों को अपनी ज़ुबान ख़त्म होने का डर नहीं था? और क्यों आज हमें पाकिस्तानी पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हुए नज़र नहीं आते? तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स 80s में हिंदुस्तान में रूलिंग पावर बनकर उभरे तो उन्होंने निचले लेवल पर, ख़ास तौर पर आर्मी में, उर्दू को स्टेट की लैंग्वेज बनाने का फ़ैसला किया। 2 अप्रैल 1949 सिख अम्पायर के फाउंडर राजा रणजीत सिंह की डेथ के 10 साल बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब को भी फतह कर लिया और फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को खुश करने के लिए पंजाब में उर्दू को नाफिज किया गया। एक ऐसा सूबा जहां शुरू से ही पंजाबी बोली जाती थी, वहां अब उर्दू बोली जाने लगी।
हालांकि ब्रिटिशर्स जिस एरिया में भी जाते थे वहाँ इंग्लिश के साथ साथ उस एरिया की मदर लैंग्वेज को भी प्रमोट करते थे, जैसा कि सिंध में उन्होंने किया। लेकिन पंजाब वो वाही सूबा था जहाँ उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया ताकि पंजाबियों को उर्दू की तालीम दी जाए, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता करके पंजाबी बोलने वाले लोग ही कम होते गए। ब्रिटिशर्स ने पंजाबियों से उनके कायदे वापस लेना शुरू किए। जो कोई भी शख्स या स्टूडेंट ये कायदा वापसी करता उसे ज़्यादा पैसे दिए जाते और जो कोई असला या फिर गन्स वगैरह देता उसे कम पैसे मिलते। अब आखिर ये कायदा क्या था? हुआ कुछ यूँ था कि जब 1809 में चार्ल्स मैटकैलिफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अपनी पहली ट्रीटी साइन की तो मैटकैलिफ 7 दिन अमृतसर रहा और फिर कुछ दिन लाहौर। पंजाब का माहौल देखने के बाद जब वो वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचता है तो कहता है कि पंजाब के लोग तो हमसे 50 साल आगे हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वो 3 चीज़ें रखता है। मैटकैलिफ ने जो पहली बात कही कि मैं पंजाब में घड़ियाँ देख कर आया हूँ, यानी कि सन क्लॉक, और वो घड़ियाँ पंजाब के हर गांव पिंड में थी, जो कि इंग्लैंड में भी उस वक्त नहीं हुआ करती थी, जिससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त के पंजाबी लोग वक्त के बहुत पाबंद हुआ करते थे। दूसरी बात मैटकैलिफ ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जाकर कही कि महाराजा रणजीत सिंह 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पहला तो ये कि राजा रणजीत सिंह चाहते हैं कि पंजाब का हर फर्द पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या फिर कोई औरत, जिस पर महाराजा ने एक कायदा भी तैयार करवाया है जिसे कायदा नूर कहा जाता था। इस कायदे में पंजाबी ज़ुबान की गुरमुखी, शाहमुखी, उर्दू, मैथमेटिक्स और फ़ारसी लैंग्वेज के बेसिक अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। तकरीबन 5000 कॉपीज़ इस कायदे की तैयार की गई और पंजाब के मुख्तलिफ नंबरदारों या गाँव के सरबराहों को भेजी गई, और आर्डर जारी किया गया कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर ये कायदा पढ़कर उसे सीखना है और फिर अपने गांव के 5 लोगों को इसकी कॉपीज़ बना कर देनी है। दोस्तों, आप ज़रा इमेजिन करके देखो कि सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर कैसे एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि पंजाब का हर शख्स पढ़ सके। इसीलिए तो उस वक्त पंजाब का लिटरेसी रेट भी 87% से ज़्यादा हुआ करता था। सिर्फ लाहौर में ही लड़कियों की एजुकेशन के लिए 18 स्कूल्स बनाए गए थे। मैटकैलिफ ने तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि महाराजा रणजीत सिंह ने हर गांव के अपने सेल्फ डिफेंस को इतना मजबूत कर दिया है ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। हर गांव के पास अपना असला होता था, अपनी फ़ौज होती थी, और इंटरेस्टिंगली ये सब कुछ फ्री में किया जाता था, यानी कि इस काम के लिए किसी भी शख्स को पैसे नहीं दिए जाते थे। ये तीनों बातें सुनकर ब्रिटिशर्स का पंजाब पर ज़्यादा फोकस होने लगा, क्योंकि अब पंजाब के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनका सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा था। तो पंजाब को अपने काबू में करना ये ब्रिटिशर्स के लिए एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका था। फिर 1849 में ब्रिटिशर्स ने पंजाब पे कब्ज़ा करने के बाद जो सबसे पहला काम किया कि किंग्स कॉलेज लंदन के एक प्रोफेसर G.W. लेटनर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रोच किया और कहा कि हमें पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेटनर जब पंजाब पहुंचा और जायज़ा लेने लगा कि मैं इस सिस्टम को कैसे ख़त्म कर सकता हूं, तो उन्होंने अपनी एक किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन इन एनेक्सेशन एंड इन 1882 में लिखा कि यहाँ तो हर मंदिर, मस्जिद और धर्मशाला के साथ एक स्कूल अटैच है। इवन के दोस्तों, उस दौर में मुसलमान के लिए मस्जिद बनाने नहीं दी जाती थी। हालांकि अगर उस वक्त किसी मुसलमान को मस्जिद बनानी पड़ती थी तो उसके लिए लाजिम होता था कि वो पहले इसके साथ स्कूल बनाए। इसी तरह हिंदू तब तक मंदिर नहीं बना सकते थे जब तक वो ये ना फैसला कर लें कि इसके साथ स्कूल लाजिम बनेगा, और सेम इसी तरह धर्मशाला। लेटनर ने यह भी देखा कि यहाँ तो कायदा सिस्टम है। जायज़ा लेने के बाद लेटनर ने यह कहा कि मुझे इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कम से कम 50 साल लगेंगे, और उसने ठीक ऐसा ही किया, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था। ब्रिटिशर्स को वहाँ से लोग चाहिए थे अपनी आर्मी में भर्ती करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले पंजाबी को ख़त्म किया। पंजाबियों के जहनों में ये बात डालने शुरू कर दी गई कि ये तो जाहिलों की ज़बान है और उर्दू तो पढ़े लिखे लोगों की ज़बान है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग उनकी बातों में आने लगे। बहुत से पंजाबियों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे उनकी माँ बोली छीनी जा रही है और कैसे आर्मी में भर्ती करने के लिए पंजाबियों का मोरल डाउन किया जा रहा है। यही वजह है दोस्तों के ब्रिटिशर्स के बाद नसर निगार मंटू, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अहमद अदीम कासमी, मुस्तनसन हुसैन ताड़र, किसी ने भी पंजाबी ज़ुबान में नहीं लिखा और ना ही किसी ने शायरी की। ब्रिटिशर्स ने पंजाबियों पर उर्दू की ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें ज़मीन से उखाड़ कर एक गमले में लगा दिया गया। आज अगर हम टर्की की ही मिसाल लें तो टर्किश को जब स्टेट लैंग्वेज बनाया गया तो कुर्दों ने इसकी काफ़ी मज़म्मत की। इसलिए आज भी कुर्द अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर पर हमें फ़ख्र करते हुए नज़र आते हैं।
लेकिन वहीं पाकिस्तान के पंजाबी जो ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाते हैं इस्लामाबाद या लाहौर जैसे शहरों में, वो तो उर्दू ही बोलते हैं और उनको अपनी ज़बान बोलने में शर्म महसूस होती है। माएँ अपने घरों में बच्चों को पंजाबी नहीं सिखा रही। ब्रिटिशर्स ने जो पंजाबियों के जहनों में अपनी छाप छोड़ी थी, अगर वो आपने कहीं देखनी हो तो वो पाकिस्तान के पंजाब में आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को उन मर्दों, बच्चों और औरतों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी मदर टंग तो पंजाबी है लेकिन वो अपनी ही ज़बान यानी कि पंजाबी नहीं बोलते। उम्मीद है उनको इस वीडियो में पंजाबी लैंग्वेज की कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चला होगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद उनका अपने ही घर में पंजाबी बोलने का दिल कर पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।